हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 19 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जून 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले जैसा कि शुरुआत करेंगे हम डेली की तरह। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, आप कह रहे होंगे जैसे कि नाम तो बड़ा सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि हाँ, ये केंद्रीय मंत्री हैं। बिल्कुल सही बात है आपके, ये केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। केंद्रीय और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं। इनको सर्वसम्मत से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IBCA जो है ये भारत की पहल पर स्थापित किया गया है। यह एक अलायंस है, एक संगठन है और इसके अभी अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र यादव बनाए गए हैं। इसके पहले नियुक्त किए गए थे महानिदेशक कौन थे? भारत के ही जैसे कि SP यादव थे। पहले कौन थे? SP यादव। अब यहाँ पर महानिदेशक और भूपेंद्र यादव जो होंगे इसके अध्यक्ष हैं। IBCA 2024 में मार्च में स्थापित किया गया था। भारत के द्वारा सदस्य देश 9 हैं। इसमें बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं, जैसे कि इसमें भारत की पहले पर इसे स्थापित किया गया था, जो कि इसमें बिग कैट अलायंस के लिए किया गया है। ये उनके संरक्षण के लिए किया गया है। बिग कैट्स में आप से जैसे आपको पता है कि इसके अलावा चीता और इसके अलावा जो जगुआर हैं, ये सभी आप तेंदुआ की बात करें, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा क्लब विश्व कप है इस बार का जो कर रहा है कौन? ये अमेरिका में आयोजित हो रहा है। अमेरिका में एक फीफा क्लब विश्व कप होने जा रहा है और अगली साल जैसा कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, इन तीनों देशों ने फीफा वर्ल्ड कप भी होगा। जो तो फीफा वर्ल्ड कप से पहले जैसे होता है कि फीफा क्लब विश्व कप, अब इसमें क्लब्स के बीच में अगर होते हैं तो एक फाइट होती है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले जो होता था ना कि 7 टीमें खेलती थी। अब इस बार तो टीमें भी बढ़ा दी गई हैं। इस बार 32 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी फीफा क्लब विश्व कप में। ये बिल्कुल IPL की तर्ज पर हो रहा है, जैसे कि मतलब जैसे IPL होता है ना, वैसे ही ये भी होगा। इसमें किसी भी देश का खिलाड़ी किसी भी देश में मतलब शामिल हो सकता है, किसी भी, क्योंकि एक क्लब में के बीच में क्या होता है। लेकिन अब इसके बाद जब फीफा वर्ल्ड कप होता है तो वह खिलाड़ी अपने देश में खेलेगा, मतलब जो जिस देश का खिलाड़ी रहता है ना वह अपने देश से ही खेलता है। तो ये फीफा क्लब विश्व कप है, इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप अलग है और फीफा क्लब वर्ल्ड कप अलग है। इस बार ये अमेरिका में हो रहा है। पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। फीफा द्वारा ये भी आयोजित किया जाता है, जैसा कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है ये। अब 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका ज्यूरिख में है, मतलब जो कि स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं और फीफा वर्ल्ड कप जो मैंने जैसे आपको बताया है कि 2026 में होने वाला है, अगले साल, ये होगा इस बार 3 जगहों पर। यहाँ पर कनाडा, मेक्सिको और USA में। पिछली बार जो वाला हुआ था ना, पिछली बार तो वो हुआ था कतर में और जीता किसने था? अर्जेंटीना ने जीता था। 2022 वाला अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस उप विजेता रहा था। ठीक, अब इसके पहले वाला 2018 वाला फ्रांस जीता था। कौन? मतलब 2022 हुआ, 4 साल में होता है ये, हर साल 4 साल में। अब 2018 वाला जो हुआ था ये, इसमें फ्रांस जीता था और क्रोएशिया जो है ये उप विजेता रहा था। तो चलिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? तो पहला है हॉकी इंडिया मास्टर कप, ये होगा चेन्नई में। अब देखो, ये पहला संस्करण है मास्टर्स का। अब मास्टर मतलब क्या होता है ना कि जो सीनियर खिलाड़ी हो जाते हैं, मास्टर्स हो जाते हैं, उनके बीच में ये होता है। तो मास्टर्स मतलब हुआ कि जो रिटायर हो चुके हैं और जो एजेड हो चुके हैं खिलाड़ी, जैसे रानी रामपाल वगैरह हो गई हैं, तो इनके बीच में एक प्रकार का ये लीग होता है। जैसे IPL होता है तो IPL में सभी प्रकार के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन एक मास्टर्स लीग भी हुआ था जो अगर आपको याद हो कि जो सचिन तेंदुलकर की टीम ने जीता था। तो उसमें भारत के और दुनिया भर के तमाम देशों के जो सीनियर खिलाड़ी थे क्रिकेट के, वो खेल रहे थे। ऐसे ही अभी हॉकी में शुरू किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप शुरू हुआ है और ये 18 जून से, यानी जैसे हम बता दें कल से शुरू हुआ था, ये 27 जून तक चलेगा।
इसमें वुमेन्स के लिए भी होगा, मेंस के लिए भी होगा। मेंस जो होंगे उनमें 40 वर्ष के जो ऊपर के मतलब उम्र के खिलाड़ी होंगे वो हिस्सा लेंगे। कितने? 40 वर्ष के ऊपर। वुमेन्स कैटेगरी में अगर बात करें तो 45 वर्ष या उससे ऊपर के उम्र के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए है, मतलब जो सीनियर होते हैं। हॉकी के लिए है तो ये मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में आयोजित हो रहा है। तमिलनाडु में है, पहला संस्करण है इसका, इसलिए हो जाता है ये इम्पोर्टेंट। अब तमिलनाडु के बारे में अगर बात करें तो तमिलनाडु को आप देख सकते हो, जैसा कि आप जानते हो कि ये सबसे दक्षिणतम राज्य है भारत का तमिलनाडु। यहाँ की राजधानी होती है चेन्नई। जिलों की संख्या है 38 और विधानसभा में अगर बात करें तो 234 सीटें हैं। लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18। एमके स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं आरएन रवि। झीलों की बात करें तो पुलकट, कालीवली, सिंधाल, नर्रूर यहाँ के प्रमुख झील हैं और पलक्कड़ दर्रा है, गुंडी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और मधुमलाई नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर भरतनाट्यम ये दुनिया का सबसे पुराना लोक नृत्य है, यहीं पर होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा कौन सा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया? तो भारत ने शुरू किया है अब तक का अपना सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभ्यास शुरू किया है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान है ये। धरती आबा जनधारी अभियान जो है ये बताया जा रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभ्यास है। ट्राइबल्स के लिए है। ट्राइबल्स की बात करें तो एम्पावर करने के लिए ये सबसे बड़ा अभियान है इनके लिए। तो इसके तहत बताया जा रहा है कि 539 जनजातीय जिलों की बात करें, जैसे कि 900 ब्लॉक प्लस 207 जैसे 207 अति संवेदनशील जनजाति समूह केंद्रित जिलों के लगभग 1 लाख गांव और बस्तियों में सरकारी योजनाओं का पूर्णतः लाभ पहुंचाया जाएगा। तो 15 से 30 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। धरती आबा जन भागीदारी अभियान जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा जनजाति सशक्तिकरण अभियान होगा। तो इस अभियान में पीएम जनजाति महाअभियान यानी पीएम जनमन तथा ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी कि डजगवा, मतलब डजगवा की बात करें कि DAGUA ये इसका पूरा जो कार्यबल है ये किया जाएगा इसमें। हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास का जो आयोजन है किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा साइबर सिक्योरिटी के लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए इसका जो आयोजन है ये किया गया है। देश की रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन को मजबूत करने के लिए तो इसको रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के द्वारा ये आयोजित किया गया है। 16 से 27 जून तक ये जो है कई स्टेज में मल्टी स्टेज में होगा एक्सरसाइज। लगभग 100 लोग से ज्यादा जो होंगे इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां जो होंगी साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक वगैरह से बचने के लिए ये यहाँ पर एक्सरसाइज की जा रही है। जैसा कि समय समय पर आप देखते हो ना कि जैसे बहुत सारे हैकर्स वगैरह जो है वो कई वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, गवर्नमेंट की कई ऐसी चीजों को हैक कर लेते हैं खुफिया जानकारी निकालने के लिए, कई डाटाबेस हैक करने के लिए। तो ऐसे समय में कैसे भारत ने किसको उत्तर कोरिया के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? नया राजदूत नियुक्त किया गया है नॉर्थ कोरिया के। भारत के नए राजदूत हैं नॉर्थ कोरिया के लिए तो ये है एलियावती लोंग कुमार को नियुक्त किया गया है। एलियावती लोंग कुमार या कहें एलियावती लोंग कुमार तो ये पूर्वोत्तर भारत से हैं और ये जो है इनको अभी उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। पिछले 4 साल के बाद उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नया नियुक्त किया गया है। इससे पहले अतुल मल्हारी गोसुरे जो है ये थे उत्तर कोरिया में और अभी उनकी जगह पर अब आए हैं एलियावती लोंग कुमार। एलियावती लोंग कुमार इससे पहले ये पराग्वे में काम कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया की बात करें जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं। इसकी राजधानी पोंग होती है। मुद्रा इसकी वॉन होती है। राष्ट्र अध्यक्ष किम जोन उंग है यहाँ के और महाद्वीप इसका जो है एशिया पड़ता है। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे ना तो वहां पर आपको दिखेगा जैसे कि इंडिया के बाद में आप इस साइड देखोगे, चाइना छोड़ो, चाइना के बाद आपको नॉर्थ कोरिया और इधर साउथ कोरिया आपको दिखता है। नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अपने आप में एक दूसरे से 38 पर लाइन से या कहें 38 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। 38 डिग्री चैनल से अलग होता है
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये जो बॉर्डर दिखेगा आपको, ये 38 पैरेलल लाइन होती है उसकी, किसकी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। इधर आप देखोगे जैसे कि आपको एग्जाम में कई बार आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अंडमान और निकोबार जो है ये 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो आप जानते हो कि ये जो आपको जैसे दिखेगा कि 23.5 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पड़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पड़ता है। नीचे होगा जो अंडमान निकोबार, ये 10 डिग्री सेल्सियस से अलग होते हैं। 38 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है, ये हो रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। और 23.5 डिग्री कहाँ पर होती है, भारत के बीचों बीच में। 49 डिग्री सेल्सियस जो है ये अमेरिका और कनाडा दोनों अलग करते हैं एक दूसरे को। तो ये डिग्री ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा, आप नीचे की तरफ आओगे तो कम होता जाएगा। आप देख सकते हो जैसा कि अब भारत की बात करें तो भारत ये मध्य में, जैसा मध्य से कौन काटता है, कौन सी लाइन काटती है, इसका पूरा कर्क रेखा जो है भारत को मध्य से काटती है 23 डिग्री। इसने अपने नए वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया है। ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अब करंट सिचुएशन में हम बात करते हैं देखते हुए कि इस टाइप का जो ड्रोन है ये भारत को बहुत ज्यादा नीड थी। भारत ने अपने अभी रुद्राक्ष का परीक्षण कर लिया है। रुद्राक्ष जो होगा ये भारत का पहला नया स्वदेशी रूप से विकसित है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन मतलब कि ऐसे उठेगा और ऐसे ही जैसे बैठेगा, ये मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग वर्टिकल ही हो पाएगी इसकी। तो इसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप जानते हो भगवान शंकर से प्रेरित होकर के है ये वर्ड। अब तो ये है, इसका परीक्षण भी कर लिया गया है। ये भारत का पहला इंडिजीनियस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। ड्रोन अब आज के टाइम पर अगर बात करें तो मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, अब बहुत बड़ा रोल भी निभा रहा है। तो ऐसे में अगर भारत को जैसे कि हम ऐसा करना था कि भारत ने इसका पोखरण में परीक्षण किया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज ऑफ आप जानते हो राजस्थान में है। ये वहीं पर अपना परमाणु बम का भी परीक्षण किया हुआ था। बहुत सारी मिसाइल को भी टेस्टिंग की जाती है जैसा कि यहीं पर। तो इसको सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड MDL के द्वारा विकसित किया गया है। तो सटीक एंटी पर्सनल स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। 50 किलोमीटर से लेकर के 170 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होने वाली है। किसकी, इसकी मिसाइल की। ये ड्रोन है हमारा कौन सा, रुद्राक्ष नाम का, जो कि भारत में विकसित किया गया। अगला कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है, मतलब ऑफिशियल रूप में ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ है। तो ये शामिल हुआ है वियतनाम। साथियों, ब्रिक्स में सदस्य देशों जैसे एक होते हैं और एक होती है, अब नई कैटेगरी ऐड हुई है जो अभी 2024 में यानी कि पिछले साल संस्करण ऐसे ही शुरू हुआ था। पहला जो रशिया के कजान शहर में ये हुआ था। रशिया में कहाँ हुआ था, ये ब्रिक्स का हुआ था। हम लोग जैसे बात करें एक्सपेंशन, तो बहुत सारे पार्टनर कंट्री जुड़े हैं और बहुत सारे मेंबर भी जुड़े थे। आपको याद होगा 2024 में 4 कंट्री ऐड हुई थी इसमें। उसके बाद 2025 में एक और था, इंडोनेशिया जुड़ा है जैसा कि। तो 5 नए सदस्य भी जुड़ गए हैं, लेकिन पार्टनर कंट्री में बहुत सारी कंट्री जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से ब्रिक्स का एक्सपेंशन तो हो ही चुका है। अब इसी तरह पर पार्टनर कंट्री में एक और कंट्री जुड़ी, वियतनाम। देखिए 14 जून को ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, जैसे हम बता सकते हैं, उसमें आप देख सकते हो वियतनाम ऑफिशियली ज्वाइंस ब्रिक्स एज ए पार्टनर कंट्री। तो ये बन गया है 10वां भागीदार देश। अब 10 ही सदस्य देश हैं और 10 ही भागीदार देश हैं। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखिए 10 पार्टनर कंट्री, लेकिन हाँ 10वां अगर भागीदार देश पूछेगा तब तो आपको वियतनाम बताना है। अगर 10वां अगर सदस्य देश पूछेगा तो आपको इंडोनेशिया बताना है, क्योंकि अभी 2025 में सदस्य देश के रूप में 10वां देश बना था इंडोनेशिया। याद रखना है आपको। अब चलिए जैसे कि ब्रिक्स की अगर बात करें तो वैसे आप बाकी के पार्टनर कंट्रीज में देख सकते हो कि बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा, मलेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया और युगांडा, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। पहला समिट हुआ था 2009 में हुआ था, ये रूस में हुआ था जैसा कि। और पिछला सम्मेलन 2024 में रूस के कजान शहर में हुआ था। इस बार वाली मेजबानी कर रहा है ब्राजील। अगला सम्मेलन कौन करेगा, ये भारत देश करेगा, क्योंकि यह ऐसे भी जब बात करें ब्रिक्स मतलब ऐसे तर्ज पर चलता है ब्रिक्स के नाम से, बिल्कुल इसी ऑर्डर में। लेकिन 2024 में रशिया ने थोड़ा सा चेंज किया था। रशिया ने क्या किया, ब्राजील की जगह खुद मेजबानी ले ली थी। तो अब इसलिए इस बार ब्राजील किया जा रहा है, मेजबानी कर रहा है 2025 में। बाकी इसके बाद फिर से सीरियल वाइज होगा
चलेगा, यानी इसके बाद इंडिया, फिर चाइना और फिर साउथ, जैसे कि हमारा साउथ अफ्रीका है, ये सऊदी अरब और ये जो साउथ अफ्रीका जो है ना, ये मेजबानी करेगा। सऊदी अरब अब सदस्य नहीं है, साउथ अफ्रीका है। लेकिन वियतनाम कहाँ पर है? वियतनाम की अगर बात करें तो आप देखोगे जैसे कि ईस्ट इंडिया साउथ में देखोगे, ईस्ट एशिया का मैप है और वहां पर आपको साउथ एशिया में इंडिया दिख जाता है। इंडिया के साथ में आप साइड में जाओगे तो साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए एक एशियन ग्रुप है। एशियन ग्रुप है, आपको नाम याद होगा, एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो उसमें से ये सब देश पड़ते हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह, लाओस वगैरह। यहीं पर आपको दिखेगा लास्ट में जो दिखेगा कौन सा देश, साइड में कंबोडिया के बगल में कंट्री दिखेगी वियतनाम। इतना पूरा ये है। हनोई इसकी राजधानी है। यहाँ पर देखो आप दिख जाएगी, मतलब मैप में आप देख सकते हो वियतनाम कंट्री दिखेगी, आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर अब इसकी बात हो रही है क्वेश्चन में। चलिए तो आगे बढ़ते। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार 2025 तक विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी है? सबसे सुरक्षित एयरलाइन, विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन बन गई है एयर न्यूजीलैंड। मतलब ये न्यूजीलैंड की एयरलाइन है और टॉप 10 की लिस्ट में है, जो कि दुनिया में 2025 में आज के टाइम पर सबसे सेफ्टी और प्रोडक्ट रेटिंग के मामले में टॉप पर रही है। ये रेटिंग एयरलाइन रेटिंग.com में जारी किया हुआ है। जैसा कि अब उन्हीं की वेबसाइट से ये जारी किया गया है। 10 की लिस्ट दिखाई गई है। वैसे तो इन्होंने टॉप 25 लिस्ट जारी की हुई है। तो टॉप 10 में आप देखोगे ना, जैसे एयर न्यूजीलैंड टॉपर है, फिर कतास है, इसके अलावा कैथे पैसिफिक है, कतर एयरवेज है और एमरेक है। फिर चौथे नंबर पर है वर्जिन एयरलाइन, इसके बाद इहाद एयरवेज है यहाँ पर ये, और फिर है कोरियन अलास्का है, फिर है तुर्कीश एयरलाइन। ये टॉप 10 है। भारत में अगर बात किया जाए तो टॉप 25 में जो 2 भारत की एयरलाइन भी शामिल हैं, जिसमें इंडिगो है और एयर एशिया है। ये भारत में सबसे सुरक्षित कम लागत वाली एयरलाइन की सूची में शामिल है।